आलोकनाथ जी कस्बे के सरकारी स्कूल के शिक्षक थे और उनका कस्बे में बहुत सम्मान था। परिवार में पत्नी, दो बेटी और एक बेटा था। माँ बाप गांव में रहते थे, जो कि गांव पास में था, सो गांव वालों का आना जाना लगा रहता। आलोकनाथ जी आज बहुत खुश थे, जैसे सिर से कोई बोझ उतर गया हो। और होते ही क्यों ना, उनकी बेटी गीता का रिश्ता पक्का हो गया था। गीता अभी 19 की ही थी, पर जमाने को देखते हुए उन्होंने जल्दी उसके हाथ पीले करना उचित समझा। गांव के सभी लोगों की एक ही राय होती कि लड़की को समय से विदा कर देने में ही भलाई है। फिर समाज में घटित घटनाओं पर चर्चा होती। सुन सुनकर आलोकनाथ जी का दिल घबराता। उन्होंने लोगों से, अपने जान पहचान वालों से गीता के विवाह के लिए लड़का बताने के लिए कह रखा था। आलोकनाथ जी के एक पुराने मित्र ने गीता के लिए एक रिश्ता बताया। आलोकनाथ ने बताए हुए रिश्ते पर निर्णय लेने में देर न की। गीता पिता के सामने कुछ न बोल पाई। उसके सारे सपने मन में ही दम तोड़ बैठे। उसका पढ़ने का सपना टूट गया। माँ से हिम्मत कर बोली भी कि अभी नहीं करना शादी, लेकिन माँ ने डांट दिया। क्यों नहीं करनी? हमारी तो तेरे से छोटी उम्र में हो गई थी। हम जो कह रहे हैं उसमें ही तेरा भला है। आखिर बेटियों को घर में बिठाकर थोड़े ही रखा जाता है, वो तो पराई होती है। गीता सोच नहीं पा रही थी कि विवाह करने से आखिर मेरा भला कैसे होगा। लड़के के बारे में भी उसे इतना पता था कि वह एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। जब वह देखने आया तो भी कोई बात नहीं हुई थी। अपने टूटे सपनों के खंडहर पर गीता भावी जीवन की आशंकाओं के महल बना रही थी। कैसे लोग होंगे, कैसा परिवार होगा, वह अपने घर को छोड़ कैसे रह पाएगी। तमाम आशंकाओं के बीच आखिर विवाह का दिन भी आ गया। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। दुल्हन बनी गीता अपने ससुराल पहुंच गई। परिवार काफ़ी बड़ा था, सभी साथ ही रहते थे। 2 जेठ जेठानी, सास ससुर, ननद, बच्चे, कुल मिलाकर 12 सदस्य थे। गीता के आने से एक जन और बढ़ गया था। गीता अब छोटी बहू बन गई थी। थोड़े ही दिनों में नई बहू का तमगा उतर गया। सारे घर का कार्य गीता पर आ पड़ा। सबको अपने अपने हिस्से का आराम चाहिए था। बेचारी गीता चक्कर गिन्नी सी घूमती रहती। पति संकोची स्वभाव के थे, सबके सामने कम बोलते थे। देर रात कमरे में थकी हारी गीता जब पहुंचती तो पतिदेव प्रतीक्षा करते दिखते। उससे उसके मन की बात सुनने की जगह अपनी रात्रिकालीन पति धर्म निभा चैन से सो जाते। गीता जागती हुई छत ताकती रहती और मन ही मन सोचती कि यही प्यार है। कोई भी तो उसके सुख दुख की बात नहीं सुनता। कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है। कहीं घर से बाहर नहीं ले गए। अपने नौकरों जैसी बंधी बंधाई जिंदगी उसे बोझ लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसका मन मर रहा है। धीरे धीरे विवाह को 6 महीने हो गए थे। इसी बीच सिर्फ पग फेरे के लिए वह मायके गई थी। पिता ने चलते समय अच्छे से समझा दिया था कि वह अब मायके के सपने ना देखे। अब उसका सब कुछ वही है। क्या मायके से उसका संबंध ऐसे ही खत्म हो सकता है? क्या विवाह के बाद बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं? ऐसे तमाम प्रश्नों में उलझी गीता की न जाने कब आंख लग गई। सुबह सासू माँ की कर्कश आवाज़ से उसकी नींद खुली। उसने स्थिति को समझने का प्रयास किया। पता चला उसकी ही तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। भागती हुई सी कमरे से निकली और अपराधी की तरह सिर झुकाए अपने अपराध सुनने लगी। शोर सुन पति देव भी आ गए। उन्हें देखते ही सासू जी सुनाते हुए बोली, देख बबुआ, समझा दे अपनी बीवी को, हमें आंखें ना दिखाए। एक तो दिन चढ़े उठती है और ऊपर से ऐसे जताती है जैसे कहीं की महारानी है। पतिदेव तुरंत बोले, क्या नाटक है गीता, रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो चलती बनो। मैं अपनी माँ और भाभीियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगा। गीता अवाक सुन रही थी। काम सारा पड़ा था, सब बैठे हुए थे और उसे इतना सब कुछ सुना दिया। अब नाश्ता वाश्ता बनेगा या मातम बनेगा? ससुर जी की गरजती आवाज़ गूंज उठी। गीता रसोई में चली गई। बुझे मन से काम निपटाने लगी। पति के लिए नाश्ता लेकर गई। जी नाश्ता कर लीजिए, रख दो। और सुनो,
आज जो हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही थी? गीता चुप। क्या बोलती? हाँ, बोल नहीं सकती थी क्योंकि अभी बवाल मच जाता, और नहीं बोलती तो अपनी ही गलती को स्वीकार करती। समझ नहीं आ रहा था कि पतिदेव उसकी भावनाओं और तकलीफ़ों को समझने की जगह उसे ही क्यों सीख दे रहे थे। दिन भर घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। गीता तो गुमसुम हो गई थी। इस पर भी एक दो बार सुनने को मिला कि आज महारानी जी का मुंह फूला हुआ है। छोटे घर की लड़कियां ऐसे ही होती है। अरे, मैंने तो पहले ही मनोज के बाबूजी को चेताया था कि ऐसे टटपुंजियों के मुझे ब्याह नहीं करना। ना कोई तमीज़, ना कोई सलीका। देखो, मेरी बड़ी बहू को अपने मायके से लाई, ठोक बजाकर परखा। कैसे रईस माँ बाप की बेटी है, और दूसरी तो नौकरों चौकरों में पली बढ़ी, फिर भी कितना सलीका है। और एक ये महारानी। सासू ना जाने किससे फ़ोन पर बतिया रही थी और उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही थी। अरे बहना, संस्कार तो परिवार से ही आवे हैं। लूट गए हम तो। हमारे हीरे से लड़के को कहाँ कंगालों के यहाँ ब्याह दिया। बाप तो ऐसे लापता है जैसे अपने सिर का बोझ उतार दिया हो। अरे नहीं बहना, इतने 30 त्योहार निकल गए, शक्ल ना दिखाई छोटी के बाप ने। एक इन दोनों के मैके वालों को देखो, कितना मान सम्मान करे हैं। छोटा सा अवसर ही क्यों ना हो, आके खड़े हो जाते हैं और सबके लिए उपहार भेंट भी लाते हैं। यहाँ तो एक रोनी सूरत मत्थे मर्दी है और खुद तो खोज खबर भी ना लेते हैं। बेचारे मनोज की तो जैसे खुशी ही छिन गई। ठीक है, आओ घर, बहुत दिन हो गए, कहते हुए फ़ोन रखा जा चुका था। गीता काट हो गई थी। माता पिता ने दूरी बना ली कि ससुराल में दखल नहीं दिया जाता, और पूरा ये परिवार इसलिए नाराज़ कि वह एक साधारण परिवार से है और पिता समय समय पर इन लोगों की इच्छाओं को पूरी नहीं कर रहे। इन सब में उसका दोष क्या? वह तो दिन रात सबकी सेवा में लगी रहती है, फिर भी खुश होना तो दूर, कोई मुस्कुराता भी नहीं। वह इनके लिए पराई है क्योंकि मनचाहा दहेज न लाई। गीता धीरे धीरे टूट रही थी, अकेली पड़ गई थी। आज उसने सोच लिया था कि पति से ज़रूर पूछेगी कि उसकी गलती क्या है। रात को काम खत्म करके कमरे में पहुंची तो मनोज जाग रहा था। उसने गीता का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा। गीता ने कहा, मुझे पहले ये बताओ कि मेरी गलती क्या है। झटके से गीता का हाथ छोड़ते हुए मनोज बोला, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। आपको अपनी पड़ी है, मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या आपका इतना सा भी फर्ज नहीं बनता कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसे रोके? क्या कहना चाहती है कि मेरा परिवार गलत है और तू सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद? खबरदार अगर मेरे परिवार के बारे में एक शब्द कहा तो। आखिर मेरी गलती क्या है? तेरी गलती यही है कि तू मेरे लायक नहीं। बस गले बंध गई इसलिए निभा रहा हूँ। तेरे बाप ने विवाह में खर्चा तो खूब किया, पर मेरे हाथ पर क्या रखा? अब हम तेरा बोझ उठा रहे हैं, इसलिए घर में पड़ी रह और सेवा कर सबकी। कहते हुए मनोज उस कमरे से बाहर निकल गया। गीता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह समझ गई थी कि वह एक ऐसी स्त्री है जिसका अपना कोई वजूद नहीं। वह मात्र एक कठपुतली है जिसे दूसरों के इशारों पर नाचना है। अगर उसका वजूद होता तो पिता इतनी जल्दी विवाह ना करते और उससे अपना पल्ला ना झाड़ते। पति सिर्फ रात की सहचरी ना मानता, ससुराल वाले नौकरानी ना मानते। वजूद होता तो पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया जाता, लेकिन उसने सोच लिया अब वह इन सबके हाथों की कठपुतली नहीं बनेगी। उसने उसी रात अपना ससुराल छोड़ दिया तथा अपनी एक सहेली के पास देहरादून चली आई। उसकी मदद से उसने एक छोटी सी नौकरी कर ली और अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी। फिर ना मैके वालों से संपर्क किया, ना ससुराल वालों से। अब वह निकल चुकी थी अपने वजूद को एक नई पहचान देने। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें।